साल 2025 नौकरी पेशा लोगों के लिए खुशियां लेकर आने वाला है। जी हां, मर्सर की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इस साल सैलरी में डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिल सकती है। सबसे ज्यादा फायदा ऑटोमोटिव सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग में हो सकता है, जहां 9% से ज्यादा की सैलरी हाइक का अनुमान है। कुल मिलाकर अगर आप एवरेज सैलरी ग्रोथ देखें तो ये 9.5 के आसपास रहने की उम्मीद की जा रही है। आज हम बम्पर इंक्रीमेंट की इसी रिपोर्ट का विश्लेषण करेंगे। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। मेरे साथ होंगे खास मेहमान। पहले आप देखिए ये रिपोर्ट, थोड़ा डिटेल्स समझ लीजिए, फिर उन डिटेल्स पर हम करेंगे एक्सपर्ट से एनालिसिस। भारत की इकोनॉमी में एक नई एनर्जी देखने को मिल रही है। मर्सर के TRS यानी टोटल रिम्यूनरेशन सर्वे के मुताबिक इस साल इंडियन एम्प्लॉयज को औसतन 9.4% सैलरी इंक्रीमेंट मिलने की उम्मीद है। ये डेटा दिखाता है कि देश में ग्रोथ और स्किल टैलेंट की डिमांड लगातार बढ़ रही है। 2020 में ये इंक्रीमेंट 8% था, जो 2025 तक 9.4% तक पहुंचने का अनुमान है। ऑटोमोटिव सेक्टर में सबसे ज्यादा सैलरी इंक्रीमेंट 10% तक बढ़ने की उम्मीद है, जो कि 2020 के 8.8% से काफी ऊपर है। इसका क्रेडिट मेक इन इंडिया कैंपेन और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बढ़ती पॉपुलैरिटी को जाता है। मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग सेक्टर भी तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं। इन सेक्टर्स में सैलरी इंक्रीमेंट 8% से बढ़कर 9.7% तक पहुंच सकता है। मर्सर की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक 37% कंपनियां अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की प्लानिंग कर रही हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी, लाइफ साइंसेज, कंज्यूमर गुड्स, फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमोटिव जैसे कई सेक्टर्स शामिल हैं। रिपोर्ट बताती है कि वॉलंटरी एट्रिशन यानी जॉब छोड़ने वाले एम्प्लॉयज की संख्या 11.9% पर स्टेबल हो सकती है। हालांकि एग्रीकल्चर और केमिकल्स इंडस्ट्रीज में ये रेट 13.6% और शेयर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में 13% तक हो सकती है। इसका मतलब है कि इंडस्ट्री में टैलेंट की डिमांड और कंपटीशन दोनों बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 75% से ज्यादा कंपनियां अब परफॉर्मेंस लिंक्ड पे प्लान्स अपना रही हैं। ज्यादातर कंपनियां अब परफॉर्मेंस को ज्यादा वैल्यू दे रही हैं। यही नहीं, कई कंपनियां एम्प्लॉयज को बेहतर रिजल्ट देने पर इंसेंटिव भी दे रही हैं। भारत में सैलरी ग्रोथ और टैलेंट की डिमांड का ये पॉजिटिव ट्रेंड इंडस्ट्री और इकोनॉमी के हेल्दी फ्यूचर को दिखाता है। ऐसे में इकोनॉमी ग्रोथ के साथ बम्पर सैलरी हाइक की भी काफी उम्मीद जताई जा रही है। यानी साल 2025 नौकरी पेशा लोगों के लिए बेहतर साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर गणेश नटराजन का, चेयरमैन हैं हनीवेल ऑटोमेशन के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर नटराजन आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं आदित्य मिश्रा, डायरेक्टर एंड CEO CIEL HR के। बहुत बहुत स्वागत है मिश्रा जी आपका शो पे। और हमारे साथ हैं मुनीरा लोलीवाला, बिजनेस हेड हैं टीम लीज डिजिटल की। मुनीरा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर नटराजन, ये नंबर्स जो हैं 9.4 के आसपास का, अगर आप एवरेज इंक्रीमेंट देखेंगे, ये ठीक है सर? ये नंबर हेल्दी नजर आ रहे हैं? नहीं, बहुत ही हेल्दी है। और ये कोई, जैसे आपके रिपोर्ट में भी कहा था, इसमें कोई शक नहीं है कि अभी मूड काफी अच्छा है। ऑफ कोर्स ये देखना पड़ेगा, जैसे आपको मालूम है कि US जॉब्स रिपोर्ट बढ़ते जा रही हैं। वी हैव टू सी कि स्टॉक मार्केट्स का क्या इम्पैक्ट होता है, किस तरह से। मगर अभी जो मेक इन इंडिया, PLI स्कीम और स्पेशली ऑटोमोबाइल सेक्टर में काफी एंथुजियाज्म है, काफी होश है। और इसके कारण मेरे ख्याल से ये 10% सैलरी इंक्रीज जरूर होगा। जो आपने कहा था कि वेरिएबल पे, मतलब कि जो बोनसेस हैं उस पर ज्यादा ये होगा, वो भी होगा। जैसे मल्टीनेशनल्स आते हैं, जैसे एप्पल वगैरह, और मैन्युफैक्चर करते हैं इंडिया में, तो एक मल्टीनेशनल कल्चर जो बोनसेस और वेरिएबल पे, वो भी होगा। बाकी सेक्टर्स में अभी देखना बाकी है, क्योंकि अभी फाइनेंशियल सेक्टर तो अच्छा ही है, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, NBFCs, तो उसमें भी काफी इंक्रीमेंट्स देखने को मिलेंगे। IT सेक्टर, जैसे आपको मालूम है, थोड़ा अभी भी स्लो है। मेरे ख्याल से अगले 2 क्वार्टर भी स्लो होंगे, तो वहां इंक्रीमेंट्स शायद इसी स्केल में होंगे।
तो मुझे लगता है कि ये 7 to 10% पकड़ के चलें तो 70% ऑफ द इकोनॉमी को ऐसे इंक्रीमेंट्स मिलेंगे, और ये नहीं कि किसी को 20% या किसी को 3% मिलेंगे। तो अच्छा ही सिचुएशन है, मगर आगे बढ़ते हुए देखना पड़ेगा। सर मेरा एक आप ही से मेरा प्रश्न रहेगा, क्योंकि इसमें मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग सेक्टर्स का भी इसमें इंडस्ट्री स्पेसिफिक ट्रेंड दिया गया है 9.7। इसमें लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये कह रहे हैं कि एआई एडॉप्शन भी इस बार सिग्निफिकेंट रहेगा और 55% ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस एआई को अडॉप्ट करेंगी। तो वो फिर ये भी बात आ जाती है कि एक तरफ हम नए टैलेंट्स के सर्च में हैं, अच्छे इंक्रीमेंट भी दे रहे हैं, उनको रिटेन करने की भी कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ फिर कहीं कहीं पर जॉब लॉसेस भी होंगे। आप खास तौर से स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग और उसमें भी ऑटोमेटिव सेक्टर में आपका एआई एडॉप्शन को लेकर क्या है? अभी ये पॉजिटिव ही है या कुछ थ्रेट्स, जैसा शुरुआती में कहा गया था कि जो रिप्लेसेबल जॉब्स होंगे उनके लिए खतरा रहेगा, तो अभी आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए, अभी तो अडॉप्शन चालू है, जैसे आपने कहा 55% इज अ गुड नंबर, मगर एआई अडॉप्शन अगर कुछ किसी सेक्टर में वेरी क्विक जॉब लॉसेस में रिजल्ट कर सकते हैं, तो वो आईटी सर्विसेज में, जहाँ की मेंटेनेंस या टेस्टिंग या प्रोग्रामिंग काफी एआई कर सकते हैं, जैसे चैट जीपीटी वगैरह। मगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में टाइम लगेगा, क्योंकि एआई अडॉप्शन कहाँ होता है, जहाँ वो लोग पूरे ऑटोमेट करते हैं, जैसे हम हनीवेल में भी कहते हैं उसको एआई एनेबल्ड ऑटोमेशन, मतलब इंटेलिजेंट ऑटोमेशन। इंटेलिजेंट ऑटोमेशन को इम्प्लीमेंट करने में मेरे ख्याल से कम 1 साल लगेंगे। तो एआई के कारण जॉब लॉसेस ये साल में, मतलब 2025 में जरूर नहीं होने वाले, 2026-27 में आगे जाके देखना पड़ेगा। और वो तो हम हमेशा कहते हैं, जैसे हमारी नई कंपनी है जीटीडी डेटा, उसमें हमें ड्यूअल इंटेलिजेंस की बात करते हैं कि किस तरह से कंपनियां, लीडर्स न सिर्फ एआई बट ऑल्सो ह्यूमन इंटेलिजेंस को बढ़ाएं, उससे जॉब लॉसेस उतने नहीं होंगे और नए जॉब्स भी क्रिएट होंगे। तो मैं अभी भी उसमें ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि एआई नेट भारत के लिए पॉजिटिव ही रहेगा। ऑलराइट सर, ये बहुत अच्छी चीज़ आपने बोली, और इसमें थोड़ा सा एक आउटलुक हमें और पॉजिटिव नज़र आ रहा है। लेकिन आदित्य जी, मैं अभी थोड़ा सा हट के आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि अभी एआई की बात चली गई है। ये जो एआई एडॉप्शन है, क्या ये ग्रोथ ट्रैजेक्टरी को इम्पैक्ट कर रहा है जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज और ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं? ट्रेडिशनल बिजनेस में अभी जैसे अभी हमने बात की, ये ट्रेडिशनल सेक्टर में एआई का इम्पैक्ट अभी जॉब लॉस होने में थोड़ा टाइम लगेगा, ये इतना जल्दी नहीं होने वाला है। मुझे ये लगता है कि अगला 1-2 साल में ट्रेडिशनल इंडस्ट्री अभी अपना सीख लेगा कैसे ये एआई को अपना डे टू डे का काम में यूज कर सकते हैं, और उसको कैसे प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। तो जॉब लॉस थोड़े बहुत हो सकते हैं इन द ट्रेडिशनल सेक्टर, लेकिन उतना ही हाई प्रोफाइल, हाईली स्किल्ड जॉब्स आएंगे हमारे आईटी प्रोडक्ट और आईटी सर्विसेज कंपनीज में, क्योंकि एआई को इधर ट्रेडिशनल सेक्टर में डिप्लॉय करने के लिए आपको इंजीनियर्स लगेंगे, बिजनेस एनालिस्ट्स लगेंगे, और वो क्लाउड में डिप्लॉय करने के लिए डिप्लॉयमेंट इंजीनियर्स लगेंगे, डेटा एनालिस्ट लगेंगे, क्योंकि बहुत सारे डेटा जनरेट होगा। तो एक अलग जॉब का इंक्रीज होने वाला है एक हाईली स्किल्ड कैटेगरी में। और ट्रेडिशनल सेक्टर में मुझे लगता है कि देखिए, इंडियन इकोनॉमी का जो सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेंथ है वो है एजिलिटी, अडेप्टेबिलिटी। वो हम लोग बार बार इतने सारे क्राइसिस के दौरान गुजर चुके हैं, लेकिन एवरी टाइम द इकोनॉमी हैज बीन एबल टू कम आउट ऑफ इट सक्सेसफुली। थोड़ा टाइम लगा है, लेकिन बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स, वो लोग सीख लेंगे ये एआई को कैसे डिप्लॉय किया जा सकता है प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए। शायद कुछ मैनुअल्स जो प्रोसेसेस हैं वो ऑटोमेट हो जाएंगे। Okay. जो अभी एम्प्लॉई मैनुअल प्रोसेस में काम कर रहा है, वो सीख लेगा एआई टूल को यूज करके कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। एब्सोल्युटली, यानी कि अगर आपको मशीन से आगे रहना है, तो जैसा अभी आपने भी कहा और डॉक्टर नटराजन ने भी कहा कि ह्यूमन इंटेलिजेंस
पर भी काम करना होगा, और जितना स्ट्रॉन्ग आपका ह्यूमन इंटेलिजेंस होगा, जाहिर सी बात है उतना स्मार्टली ह्यूमंस जो है वो एआई के जो 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 डिसरप्शंस हैं उनको अपने पक्ष में कर पाएंगे। तो यही मेरे ख्याल से की रहेगा। मुनीरा, आपके पास आऊँगा, और इस रिपोर्ट में परफॉर्मेंस लिंक्ड पे प्लान्स की भी बात कही गई है, और इनफैक्ट 70% ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस नाउ अडॉप्ट परफॉर्मेंस लिंक्ड पे। आपको लग रहा है कि ये जो नया रिजल्ट ड्रिवन कल्चर कॉर्पोरेट में आ रहा है, ये थोड़ा सा परफॉर्मेंस को भी सुधार कर रहा है, और जो जेन्युइन टैलेंटेड काम करने वाले लोग हैं उनको उनका पर्याप्त माकूल रिवॉर्ड मिल पा रहा है? बिल्कुल। आई थिंक ये काफ़ी अच्छे पैमाने पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, और ये एक जरिया है जिससे तमाम एम्प्लॉयज़ जो है वो एक गोल की तरफ, एक फोकस्ड अप्रोच की तरफ काम कर सकते हैं। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर जब अप्रेजल का समय होता है, इंक्रीमेंट्स का समय होता है, तो उस हिसाब से उनको इंक्रीमेंट्स दिए जाते हैं। इनफैक्ट सिर्फ परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव नहीं, अगर आज की तारीख में आप सैलरी इंक्रीमेंट्स भी देखेंगे तो हम पहले हम क्या करते थे कि सैलरी इंक्रीमेंट्स एवरेज के हिसाब से या एक लेवल के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से इसको किया जाता था। आज ऐसा नहीं है। आज सैलरी इंक्रीमेंट्स भी जो है वो 3 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूटेड है: एवरेज परफॉर्मेंस, एक्सेप्शनल परफॉर्मर्स और जो नीश स्किल परफॉर्मर्स है। इसमें वापस 2 स्प्लिट और है कि आईटी सर्विसेज इंडस्ट्रीज और जीसीसी। तो जैसे कि आप देखेंगे इस ईयर जो आप एवरेज हम बात कर रहे हैं रिपोर्ट के अनुसार 9.5%, वो एक एवरेज है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि जो आईटी सर्विसेज कंपनीज में जो एवरेज परफॉर्मर्स है वो शायद अभी भी 5 to 8% के बीच में इंक्रीमेंट्स देखेंगे, जबकि जीसीसीज में वही एवरेज परफॉर्मेंसेस जो है वो अराउंड 9 to 11% देखेंगे। जबकि जो एक्सेप्शनल परफॉर्मर्स और जो नीश स्किल्स है वो जीसीसीज में इवन 25% से ऊपर जा सकता है, जबकि आईटी सर्विसेज में अबाउट 20-22% रहेगा। तो जो परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव है वो एक एड ऑन है, वो एक एडिशनल बेनिफिट है जिससे ना सिर्फ परफॉर्मेंस में फायदा हो रहा है बल्कि ऑर्गेनाइजेशंस इसको बेल कर्व के जरिए टैलेंट मैप करने के लिए, टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए, डाइवर्सिटी कैंडिडेट्स को आगे बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये काफी पॉजिटिव मूव है, और वो दोनों ही जो कर्मचारी हैं और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं दोनों ही इसको काफी मेरा एक क्विकली एक दूसरा सवाल भी आपसे होगा। आप देखिए, जाहिर सी बात है कि ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है। जाहिर सी बात है आप टॉप टैलेंट को रिटेन करना चाहेंगे, वो भी ऐसे कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप में। बट फिर इसमें एक बारी बात आती है कि साहब परफॉर्मेंस किसकी, परफॉर्मेंस इंडिविजुअली आपकी या परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन की? क्योंकि कई बार ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की व्यक्ति ने अपनी परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी करी है, लेकिन फिर लीडरशिप के लेवल पर कुछ ऐसे हो गए, कुछ दूसरी वजहों से कंपनी उतना अच्छा नहीं कर पाई, और फिर ये कह दिया जाता है साहब क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है इसलिए आपके परफॉर्मेंस की कोई काउंट नहीं किया जाएगा। तो ये इस कॉन्ट्रडिक्शन को आप कैसे देखते हैं? ये जो परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव है वो सिर्फ आपके परफॉर्मेंस के लिए ध्यान में रख के जो आपके गोल सेट किए जाते हैं साल के शुरुआत में बिफोर द फाइनेंशियल ईयर, उसके हिसाब से ये परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव पे किया जाता है। और इनकी 3 कैटेगरीज होती है। एक अगर आपने 100% से ऊपर अचीव करा, एक आपने बिटवीन 80 to 100 करा, और एक अगर आपने 75 to 80 करा। तो ये प्योरली आपके इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बेसिस पे, या हो सकता है कि आपकी छोटी सी जो टुकड़ी है, टीम है, उसके बेसिस पे। ये परफॉर्मेंस पे ज्यादातर आपके कंपनी के परफॉर्मेंस पे से लिंक्ड नहीं होते हैं, अनलेस एंड अनटिल कुछ केसेस में टॉप मैनेजमेंट, जैसे कि अगर हम ले ले कुछ बोर्ड है मेंबर्स है या लीडरशिप टीम्स है, जहां पे उनके एक गोल मेट्रिक, जो 3 गोल मेट्रिक्स होते हैं उसमें से एक गोल मेट्रिक में ये डिफाइन किया होता है कि ये गोल मेट्रिक आपको तभी दिया जाएगा जब कंपनी विल ऑल्सो मेक प्रॉफिट्स। सो आई थिंक कंपनीज काफी इजी कर रही हैं इसको, एंड दे आर वेरी हैप्पी टू पे। और मैंने आज तक कभी ऐसा सुना नहीं कि किसी कंपनी ने अपने परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव को ऑनर ना किया हो। तो इसीलिए एम्प्लॉयज आर वेरी हैप्पी विद दिस। ये ओवरऑल काफी फीडबैक है, दोनों ही आईटी इंडस्ट्री में भी ये फीडबैक है और नॉन आईटी सेक्टर में भी ये फीडबैक है। ऑलराइट मैम, अच्छी बात है। अगर आपके एक्सपीरियंस में इस तरह की बातें नहीं आई, बट जो हमको जो कुछ फीडबैक्स मिलते हैं उनका ज़्यादातर का कहना होता है, ख़ास तौर से छोटे स्टार्टअप्स में, कंपनीज़ में, उनका साफ तौर पर ये एक कॉन्ट्रडिक्शन रहा है कि आपने तो बहुत मेहनत करी, थैंक यू वेरी मच, बट हम पीएलआई आपको नहीं दे पाएंगे क्योंकि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन उतना तेज़ गति से आगे नहीं बढ़ पाई
उतने गोल्स अचीव नहीं कर पाई जितने करने चाहिए थे, तो थैंक्स कह दिया जाता है बजाय कि इंक्रीमेंट देने के। बट एनीवेज, एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुकता हूं। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा टैलेंट लैंडस्केप की भी बात करेंगे और एआई एज अ ग्रोथ ड्राइवर, जिसकी हमने थोड़ा सा बात की डॉक्टर नटराजन के साथ, लेकिन थोड़ा और इसको खोलने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ सेक्टोरल आउटलुक भी लेंगे कि कौन कौन से सेक्टर्स में इस बार हम बेहतर सैलरीज को एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑटोमेटिव और इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग के बाद। छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो आया इंक्रीमेंट झूम के इस बार कम से कम एक रिपोर्ट तो ये बता रही है और लगभग 9.4% का जो एवरेज इंक्रीमेंट रहने वाला है उसी के इर्द गिर्द आज हम कर रहे हैं चर्चा। इससे क्या इंडस्ट्री की सेहत का पता चलता है और फिर एक कर्मचारी के लिए इसमें क्या क्या बातें छिपी हुई हैं। डॉक्टर नटराजन, आपके पास आऊँगा और अब थोड़ा सा टैलेंट लैंडस्केप के बारे में भी बात कर लेते हैं और इसमें भी थोड़ा सा एवरेज सी खबर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपनीज तो नहीं, बट 37% ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इस रिपोर्ट के मुताबिक दे आर प्लानिंग टू इंक्रीज हेड काउंट इन 2025। ये नंबर ठीक है सर, 37%? और कैसे वर्कफोर्स को मैनेज करने के लिए, उसको एक्सपैंड करने के लिए कंपनियों का इंटेंशन नज़र आ रहा है आपको? नहीं, मेरे ख्याल से 37% कम है, क्योंकि मैं पूछूंगा कि ये 63% जो बैलेंस है वो क्यों नहीं ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हर एक सेक्टर में ग्रोथ तो जरूर है और 37% मुझे तो कम लगता है। मगर जो आपने कहा कि किस तरह से ऐड करेंगे, अभी तो काफी मेथड्स हैं ऐड करने के लिए। एक चिंता का ये कारण है कि काफी लोग डायरेक्टली एम्प्लॉय नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लेबर लॉज के जरिए स्पेशली इन मैन्युफैक्चरिंग मेरे ख्याल से 85 से 90% जो एम्प्लॉयमेंट हो रही है वो थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स हो रही है और वो एक नेगेटिव स्टेप है। मैं होप करता हूँ कि थोड़ा रैशनलाइजेशन के बाद डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी होगा, मगर एम्प्लॉयमेंट जरूर होगा। जैसे आपने पहले जिक्र किया था, एआई के वजह से थोड़ा बेटर टैलेंट भी एम्प्लॉय होंगे और कोई अगर ये सोचता है कि मैंने इंजीनियरिंग कर ली 5 साल पहले और मेरे स्किल्स अभी भी रहेंगे, तो वो चेंज करना। हम 2 महीने पहले हम युवल नोआ हरारी, मशहूर हिस्टोरियन और ऑथर से न्यूयॉर्क में मिले थे और उनका भी यही कहना है कि हर एक 10 साल में आपको अपनी स्किल्स अपग्रेड करनी पड़ेगी और पूरा रेलेवेंस रहनी चाहिए कि आज के जमाने में एआई के साथ काम करके किस तरह से हम अपने करियर बनाएं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एब्सोल्युटली सर। इसमें सर एक और जो डेटा है एंड दैट इज वॉलंटरी एट्रिशन का, ये इस बार बताया गया है कि 11.9 के आसपास स्टेबलाइज हो रहा है। तो आपको लगता है कि ये ठीक नंबर है या इसको और ठीक किया जा सकता है? 11.9 अगेन मेरे ख्याल से कम है, क्योंकि मुझे याद है कि जो आईटी इंडस्ट्री के हेडे में कुछ कंपनीज में 25-30% भी एट्रिशन, हाँ बिल्कुल था, 29-30% तक गया था। यस, हाँ, तो अभी ये 11% अच्छा है। थोड़ा बहुत रिन्यूअल भी होनी चाहिए। कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर ये कहे कि हमारा गोल है कि 1% एट्रिशन हो, तो वो ठीक भी नहीं होगा, क्योंकि आपका रिन्यूअल नहीं होगा। और जैसे जब ब्रेक से पहले आप जो कह रहे थे कि टीम बोनस और इंडिविजुअल बोनस, मेरा एक राय है उसके ऊपर कि दोनों ही होनी चाहिए, क्योंकि एक पुराना कहावत है कि ऑपरेशन इज सक्सेसफुल बट द पेशेंट डाइड। उससे क्या फायदा है अगर लोगों को बहुत ज्यादा बोनस मिले और कंपनी अच्छी नहीं करे या टीम अच्छी नहीं करे, तो वो भी ठीक नहीं है। जैसे हमारे कंपनी में मैं पहले कंपनी चलाता था, तीन तरह के बोनसेस थे। एक फॉर कंपनी परफॉर्मेंस, दूसरा जैसे मैडम ने कहा टीम परफॉर्मेंस, और तीसरा इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। वजह यह है कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस का जो वेरिएबल पे था वो सबसे अधिक था, मगर ये तीनों होनी चाहिए। तभी एक माहौल ऐसा बनेगा कि हम खुद भी सक्सीड करें, अपनी टीम को भी सक्सीड कराएं और बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनी भी सक्सीड करें। ऑलराइट सर, ये आपने बहुत सही बात बोली कि एक्चुअल में होना यही चाहिए कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे भी आप आंकिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ओवरऑल जो कंपनी का परफॉर्मेंस है उसको भी कहीं ना कहीं लिंक कीजिए, ताकि सबकी परफॉर्मेंसेस के आधार पर एक बेहतर डिसीजन लिया जाए। आगे बढ़ते हैं, आदित्य जी आपके पास आएंगे। ऐसा लगता है कि जो 30% जिसकी मैं अभी जिक्र कर रहा था कि हेड काउंट्स बढ़ाएंगे, उसमें संभवतः मुझे शायद एक पक्ष जो है वो ये एक नज़र ये भी आ रहा है कि हेड काउंट बढ़ाने से ज़्यादा कंपनीज का फोकस शायद रिटेंशन पर है। वो एम्प्लॉय रिटेंशन पर ज़्यादा है और इसीलिए शायद इंक्रीमेंट वगैरह भी बढ़ाने की बात भी की जा रही है। और इधर थोड़ा सा एट्रिशन भी अगर स्टेबलाइज हो रहा है, तो आपको लगता है कि
पिछले कुछ सालों में जो एचआर स्ट्रैटेजीज रही हैं कॉर्पोरेट की, वो सही दिशा में काम कर रही हैं, या अभी भी इन नंबर्स को सुधार कर और एचआर इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज हमको लेकर आना पड़ेगा? देखिए, हम जो एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, वो तो एनवायरनमेंट काफ़ी क्विकली, रैपिडली वो चेंज होता रहता है। अभी देखिए कि इंटरनेशनली आप देखिए, हमारा इंडियन इकोनॉमी तो अभी इट्स नो मोर completely insulated from global economy। सब कनेक्टेड पीसेस हैं ग्लोबल इकोनॉमी में। जैसा ग्लोबली कुछ इवेंट्स, मेजर इवेंट्स होते रहते हैं, उसके हिसाब से इंडियन इकोनॉमी के ऊपर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आता ही है। ये अलग बात है कि इंडिया का अपना इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कंजम्पशन इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ये सब चीज़ें सामने रखते हुए देखिए, कुछ सेक्टर्स वो ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटी, जो सेक्टर्स के लिए कंजम्पशन बढ़ रहा है, इसलिए वो सेक्टर का ग्रोथ होगा ही। वो कोई कंपनी का ग्रोथ होगा तो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ उसका हेडकाउंट पर इम्पैक्ट आएगा। जैसे कि एक कंपनी का 15% ग्रोथ हो रहा है तो उसका टोटल हेडकाउंट शायद 15% ना बढ़े, लेकिन 10%, 8%, 12% उतना तो बढ़ेगा। तो जो एचआर डिपार्टमेंट है कोई कंपनी का, उनको दो काम करना है। एक काम करना है जो 8 to 12% का जो इंक्रीज है हेडकाउंट का, उतने नए लोग उनको ढूंढ कर निकालना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, उन लोगों को कंपनी में शामिल करना पड़ेगा। और जितने लोग छोड़ कर जाएंगे, उतने पोजीशंस जो खाली पड़ जाएंगे, उनको बैकफिल भी करना पड़ेगा। तो कंपनी के एचआर के लिए दोनों काम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो अट्रैक्ट करना और एक रिटेन करना। और जो कंपनी का जो स्ट्रैटेजी है, एचआर स्ट्रैटेजी, जो आपने जिक्र किया कि अभी क्या होने वाला है, जैसे कंपनी का ये एचआर स्ट्रैटेजी फॉर रिटेंशन एज वेल एज अट्रैक्शन, ये डिपेंड करता है कि एनवायरनमेंट में कैसे कॉम्पिटिटिव फोर्सेस कैसे प्ले कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए एक सेक्टर हो गया आईटी सर्विसेज सेक्टर, जहां अभी तक वो ग्रोथ इतना हाई रिकवरी नहीं हुआ है, लेकिन जीसीसीज और जो निश सेक्टर्स जहां पर नए टेक्नोलॉजीज अभी अप्लाई हो रहे हैं, वहां पर टैलेंट अट्रैक्ट करना और रिटेन करना एचआर के लिए काफी बड़ा ये समस्या है। तो उनको इनोवेटिवली सोचना पड़ेगा कि कैसे वो नया टैलेंट लेकर आए और जो एग्जिस्टिंग टैलेंट है उनको कैसे रिटेन किया जाए। खाली सैलरी और वेरिएबल लिंक्ड पे देने से रिटेंशन नहीं होगा, और कुछ नया तरीका उनको सोचना पड़ेगा। ये आपने बिल्कुल सही कहा, एब्सोल्युटली। और इसी के साथ मेरे दिमाग में जो अभी इस वक्त सबसे बड़ा प्रश्न उठ रहा है मुनीरा, वो ये कि इस वक्त इंडस्ट्री के लिए या एचआर्स के लिए ज़्यादा मुश्किल बात क्या हो रही है, अट्रैक्ट करना नए टैलेंट को या फिर रिटेन करना? क्योंकि अगर अट्रैक्ट करना मुश्किल हो रहा है तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि जॉब्स ज़्यादा हैं और कैंडिडेट्स कम हैं, और इसमें थोड़ा सा मैं नए लोगों के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देखूंगा। और अगर रिटेन करना बड़ा मुश्किल हो रहा है लोगों को, तो इसका मतलब भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी कंपनीज़ हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मौके अच्छे हैं, लोग अगर जंप करेंगे तो अच्छे इंक्रीमेंट के साथ जंप कर सकते हैं। ऑफ कोर्स थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव कंपनसेशन का प्रेशर कंपनीज पर डालेंगे, बट एक कैंडिडेट के नज़रिए से अट्रैक्ट करना ज़्यादा मुश्किल लग रहा है मैम, या फिर रिटेन करना? सेक्टर टू सेक्टर और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री ये डिफर करता है, इसीलिए एचआर के लिए ये बहुत ही मुश्किल है कि वो किस सेक्टर से और किस इंडस्ट्री से और किस फंक्शन से लोग को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, ऑटो, हेल्थ केयर सेक्टर में, तो वहाँ के एचआर्स के लिए टेक्नोलॉजी टैलेंट जैसे कि आईटी के जो फंक्शनैलिटीज हैं, उन्हें अट्रैक्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बिकॉज जो मैन्युफैक्चरिंग और ऑटो सेक्टर्स जो हैं वो अभी भी कुछ ऐसे स्किल सेट्स पे काम कर रहे हैं जो हमारे जो टेक टैलेंट है वो उनसे आगे निकल चुके हैं। तो हो सकता है कि वहां पे टैलेंट अट्रैक्ट करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन रिटेंशन, एक बार टैलेंट ज्वाइन कर लेता है उसके बाद उन सेक्टर्स में रिटेंशन बहुत हाई है, पीपल स्टे देयर, लॉन्जिटिविटी होती है उन कंपनीज में, ग्रोथ प्लान है, तो वो स्टे करते हैं।
अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें तो आज की तारीख में टैलेंट अट्रैक्ट करना मुश्किल नहीं है। उसमें भी कुछ कैटेगरीज है। अगर आप एआई के रोल्स देखेंगे तो टैलेंट अट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल है। जो जेनेरिक वेनिला स्किल्स है वहां पे टैलेंट अट्रैक्शन ईजी है, और वहां पे अट्रिशन बहुत हाई है, बिकॉज हर 6 मंथ्स में आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे लेते हैं, आप फुल टाइम नहीं लेते हैं, आपके जो प्रोजेक्ट्स है वो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के होते हैं। तो ये थोड़े चैलेंजेस है जो एचआर डील कर रहे हैं आज की तारीख में। सबसे बड़ा इशू ये है कि टैलेंट अट्रैक्शन और रिटेंशन के बीच में टैलेंट की अपस्किलिंग कितनी हो रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टैलेंट की जो क्रॉस स्किलिंग है वो कितनी हो रही है। आज जो एक टैलेंट हायर किया जाता है वो केवल उस टीम, उस यूनिट के लिए काफी नहीं है। उस टैलेंट को इजीली अवेलेबल होना चाहिए अगले 2 साल के लिए उसी कंपनी में रोटेशन बेसिस पे हर यूनिट में काम करने के लिए, ताकि टैलेंट की ग्रोथ हो, एचआर के पास जो डेवलपमेंट है वो बढ़े और टैलेंट रिटेंशन भी हो। आपने बिल्कुल सही कहा मैम। एक आम एम्प्लॉय तो यही चाहेगा कि आप लोग जो हैं, जो एचआर्स हैं, जो स्ट्रैटेजीज बनाने वाले लोग हैं, वो हमेशा अट्रैक्ट करने में भी मुश्किलात फेस करते रहे और रिटेन करने में भी मुश्किलात फेस करते रहे, क्योंकि ये दोनों ऐसा लगता है फिर एक बेहतर तस्वीर पेश करता है। बट 2025 की शुरुआत कुछ अच्छे डेटा के साथ हम लोगों ने की है। उम्मीद करते हैं कि आउटलुक ओवरऑल आने वाला पॉजिटिव रहे, जो लोग टैलेंटेड हैं उनको काम मिले, और जिन कंपनीज़ को अच्छे कैंडिडेट जो डिज़र्व करती हैं कंपनीज़, उनको अच्छा टैलेंट मिले, रिटेन भी हो। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। आदित्य मिश्रा जी, थैंक यू सो मच। डॉक्टर नटराजन, थैंक यू सो मच सर। मुनीरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी खबर आपका फ़ायदा में इतना ही। नमस्कार, इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में।